नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। जिस डर से हम आपको पिछले एक महीने से खबरदार कर रहे थे, आज नए साल के पहले दिन वो डर हमारा सच सिद्ध हो गया। हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर का विस्फोट हो चुका है। अब तेजी से कोरोना केसेस बढ़ने हमारे देश में शुरू हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते में ही कोरोना केसेस 3 गुना बढ़ चुके हैं। 25 दिसंबर को 6,987 केस आए थे, तो 31 दिसंबर को बढ़कर 22,000 से ज्यादा हो गए। 2021 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को हमारे देश में कोरोना के 22,775 केस दर्ज किए गए। 406 मौतें हुई। 24 घंटे पहले के कोरोना मुकाबलों में 36% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 30 दिसंबर को हमारे देश में 16,764 केस आए थे। पिछले 4 दिनों में हमारे देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 27 दिसंबर को 9,358 केस थे, जो 28 को बढ़कर 9,500 से ज्यादा हो गए। और उसके बाद हमारे देश में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से ज्यादा आज हो चुकी है। मतलब यह कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण की नई लहर ने ऊंचा उठना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में ही कोरोना संक्रमण के 22,775 नए संक्रमित मिले। मतलब यह हुआ कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में 36% की बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। दिल्ली में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। केवल 4 दिनों का आंकड़ा देखें तो 29 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के 923 मामले थे। इसके अगले दिन यानी कि 30 दिसंबर को 1,313 हो गए। साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को मरीजों की संख्या 1,796 तक पहुंच गई। और आज यानी नए साल के पहले दिन नए मरीजों के आने का आंकड़ा 2,000 को पार कर गया, 2,716 पर पहुंच गया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में ही दिल्ली में नए कोरोना संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा 51% बढ़ गया। 5 दिसंबर को दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। तब दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट था 0.11%, जो अब 22 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब यह हुआ कि दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट इस समय है 3.64%। मतलब हर 100 में से 3.5 से ज्यादा लोग और टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% और बढ़ गया। कल यानी कि शुक्रवार को यह 2.44% था। मंगलवार को दिल्ली में 212 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट ने 1% का आंकड़ा पार किया, जब 1.59% रिजल्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बुधवार को यह थोड़ा कम होकर 1.23% दर्ज किया गया, लेकिन गुरुवार को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट दोबारा बढ़कर 1.73% हो गया। और आज यानी कि 1 जनवरी को यह बढ़कर 3.5% से ज्यादा हो चुका है। पॉजिटिविटी रेट भी एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है, जिससे कोरोना की लहर के शुरू होने, धीमे पड़ने और खत्म होने का हम पता लगाते हैं। अगर आसान भाषा में इसे हम समझाएं तो 100 कोरोना टेस्ट करने पर अगर 5 लोग संक्रमित पाए गए तो पॉजिटिविटी रेट हुआ 5%। तो दिल्ली में इस समय सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। लेकिन खतरे का अलार्म उस वक्त देश में बजा जब यह आंकड़ा बहुत तेजी से दिल्ली मुंबई में बढ़ा। देश में हमारे अभी पॉजिटिविटी रेट है 1.909%, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां ये 2% से ज्यादा हो चुका है। जैसे कि हरियाणा में 2.26%, बिहार में 2.04%, गुजरात में पॉजिटिविटी रेट 2 से ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 1.93% हो चुका है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 1% से ज्यादा हो चुका है। आमतौर पर पॉजिटिविटी रेट 4 से 5% तक हो तो स्थिति नियंत्रण में मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, केस डबल हो रहे हैं, वो कोरोना की तीसरी लहर की बहुत बड़ी तेज दस्तक है और बेहद खतरनाक। मतलब हमारे देश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 9,170 नए संक्रमित मिले। इसमें बड़ी संख्या में उन मरीज हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव हैं। केवल मुंबई की बात कर लें तो 29 दिसंबर को मुंबई में कोरोना के 2,510 केस सामने आए थे और उसके बाद 30 दिसंबर को 3,671, 31 दिसंबर को 5,631 और 1 जनवरी यानी कि आज
6,347 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के कुल मरीजों में 75% मरीज 5 राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और तमिलनाडु से आए हैं। महाराष्ट्र में 9,170, पश्चिम बंगाल में 3,451, केरल में 2,676, दिल्ली में 2,716 और तमिलनाडु में 1,155 कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक हमें मिल चुके हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश में पिछले 7 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। 25 दिसंबर को 6,987 मामले सामने आए, 26 दिसंबर को 6,531, उसके बाद 27 दिसंबर को 6,358 हो गए, 28 दिसंबर को 9,195, 29 दिसंबर को 13,154 मरीज पॉजिटिव मिले और 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775 नए कोरोना संक्रमित हमें मिले। और जहां तक हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का प्रश्न है तो आंकड़े सिर्फ उनके ही उपलब्ध हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 187 मरीज देश में मिल चुके हैं। हमारे देश में फिलहाल 1,502 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। मतलब यह हुआ कि यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ चुका है। इस वक्त हम आपको सीधे मेदांता अस्पताल में सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार के पास लिए चलते हैं जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ आपका रहना यहां इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम आपसे पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, आप चेता रहे हैं। ये देश में क्या कोरोना विस्फोट है, क्या तीसरी लहर आ चुकी है और ये कितना खतरनाक है इस तरह से कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों का डॉक्टर कुमार आंकड़ा बढ़ना? सईद जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले आपको, आज तक के सभी स्टाफ को और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी नव वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो और आपके साथ साथ हमारे हर देशवासी के लिए भी हम यही कामना करते हैं सर। हम सबके लिए शुभ हो और स्वस्थ हो, इस कामना के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जी। सईद जी, आपने जो आंकड़े अभी दिखाए हैं उससे और जो पिछले 2 हफ्ते में हमारे देश में कोरोना के केसेस का जो एक्सपीरियंस रहा है और जो खबरें, जो आर्टिकल्स हम साउथ अफ्रीका से, यूरोप से, यूएसए से पढ़ रहे हैं, उससे 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। एक बात जो हम भी देख रहे हैं कि यह बहुत ज्यादा इन्फेक्शस है, तेजी से फैल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। और ये कहना कि अब हमारे देश में तीसरी लहर की शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से केसेस सब जगह डिटेक्ट हो रहे हैं, ये लहर पूरी तरह है। एक ही चीज जो अब तक, और मैं इस वर्ड को दोबारा बोलूंगा, अब तक जो सामने आई है कि जो केसेस अब तक हमारे पास आए हैं वो प्रायः माइल्ड नेचर के हैं और उनमें सीरियस डिजीज, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वगैरह अभी नहीं हुई है। लेकिन इस सेंटेंस को मैं पूरा करूंगा इस चेतावनी के साथ कि जब डेल्टा की लहर शुरू हुई थी तो उस समय भी शुरू में हमें ऐसा ही लगा था कि ये माइल्ड है, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़े उसका प्रकोप हम सब ने देखा। इसलिए इसके बारे में फाइनल वर्ड मेरे ख्याल से अभी आना बाकी है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कह करके डॉक्टर कुमार सीरियसनेस को हम कम ना करें। सही जी सर, इसका मतलब ये हुआ आप सीधा साफ ये चेता रहे हैं कि हम नहीं जानते कि कल अगर ये मामले बिगड़ने लगे, हम नहीं जानते कि कल हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होने लगा, हम नहीं जानते कि कल हमारे पेशेंट्स गंभीर होने लगे। आप सीधे सर ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब तक जो एक्सपीरियंस है वो माइल्ड है, लेकिन हम इसको माइल्ड समझ के, मैंने ये नोट किया है काफी लोगों से बात करने में और टीवी चैनल्स पर भी प्रायः मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये माइल्ड है और इसको हम हो जाने दें और ये एक हवा के झोंके की तरह निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इससे कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी और लोग जो हैं, जो इसके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें कोताही बरतने की तरफ जाएंगे, जो शायद हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था डॉक्टर कुमार की पैनिक ना हो, लोग घबराएं नहीं, लेकिन हम आपसे सहमत हैं और कई बार आपसे जब बात हुई है तो हमने भी ये कहा है
कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर इसे हल्के में ले रहे हैं। तो अगर हम इसे सर्दी जुकाम समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो बाजारों में भीड़ उमड़ रही है सर, ये कितनी खतरनाक है। ये जो रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, कितनी खतरनाक है। ये हमारे देश को कितने बड़े संकट में डाल सकती। सईद जी, बाजारों में बढ़ती हुई भीड़, लोगों का फिर से पार्टियों की तरफ अक्सर होना, और जो पॉलिटिकल या दूसरी किसी भी तरह की लार्ज कांग्रीगेशंस जो हो रहे हैं, ये कुछ हमें उसी बात का आभास दिखा रहे हैं जैसा कि 2021 के शुरू में जनवरी फरवरी में हुआ था। और धीरे धीरे हमारे नंबर्स बढ़ रहे थे, लेकिन हमने ये चीजें कम नहीं की और वो जाकर के एक विस्फोट का रूप ले गया। तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को हम किसी कीमत पर गो बाई ना करें, और कोविड का वैक्सीनेशन वो भी एक सशक्त हथियार है। बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि सर वैक्सीन का क्या फायदा, उसके बावजूद भी तो ओमिक्रॉन हो जाएगा। तो होने का इंसिडेंस कम है, और होने की सूरत में उसके सीरियस होने, डेथ होने की संभावना ना के बराबर है। इसलिए वैक्सीनेशन से बहुत बड़ा फायदा है। उसको जितने लोगों ने ना लगवाया है वो शीघ्र वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए, और आज तक पर बहुत बेबाकी से हमें चेताने के लिए, हमें सावधान करने के लिए, देशवासियों को आगाह करने के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं। हम भी आपसे कहेंगे जब तक ज़रूरी ना हो, हम तो ये कहेंगे कि घर में ही रहिए, अपने बच्चों को, परिवार को, माता पिता को, देश को बचाइए, क्योंकि हर दिन कोरोना के मामले बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहे हैं। आपकी, हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़े नियमों का हम पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का भूल कर भी उल्लंघन न करें। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आप और हम ऐसा कर रहे हैं? हमारे देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं। उम्मीद यह की जानी चाहिए कि महाराष्ट्र में लोग अनुशासित होकर कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन महाराष्ट्र के नेता ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यही कारण है कि इस समय महाराष्ट्र के 10 मंत्री, 20 विधायक कोरोना संक्रमित हैं। और ऐसा क्यों हुआ, आइए ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, 2 गज से बातचीत जरूरी है, हो सके तो घर में ही रहने की कोशिश करना जरूरी है। जरूरी है पार्टी ना करना, जरूरी है घर में ही कैद रहना। ये सब जरूरी है केवल जनता के लिए। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? सारे प्रतिबंध और नियम केवल जनता के लिए ही क्यों? नेताओं को क्या कोविड नहीं होता? इस सवाल पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा देंगे जिसमें दिख रहा है कि महाराष्ट्र के नेताओं को कोरोना से डर नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि उनमें सुपर इम्यूनिटी आ चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना नियमों की किताबें फाड़कर उसके पन्ने उड़ाने वाले शादी समारोहों की तस्वीरें देखिए। इसमें शामिल महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं की शक्लें भी पहचानिए। ये तस्वीरें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि आप अपने माननीय नेताओं की लापरवाह नागरिक वाली छवि भी देख लें। कल जब यही नेतागण आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्ञान दें तो पलटकर यही तस्वीरें दिखा दीजिएगा। देश में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस फिलहाल महाराष्ट्र में हैं। अब तो हालात ये हैं कि महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना संक्रमण के चपेट में हैं। ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में इन भव्य समारोहों में हिस्सा लेने पहुंचे थे और कोरोना संक्रमित होकर न जाने कितनों को बांटकर घर बैठे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित 12 मंत्रियों में से कुछ नाम हैं बाला साहेब थोरात, वर्षा गायकवाड़, केसी पाडवी, प्राजक्ता तानपुरे और यशोमती ठाकुर। इसके अलावा 20 विधायकों में से कुछ नाम हैं सागर मेघे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, शेखर निकम, इंद्रनील नाइक, चंद्रकांत पाटिल और माधुरी मिसाल। सुप्रिया सुले और उनके पति भी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोनाच्या बाबतीमध्ये असणारे जे काही नियम आहेत
त्याचंही सगळ्यांनी पालन केलं पाहिजे. याबद्दलची भूमिका सरकार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सगळीकडे सांगितली पाहिजे आणि आम्ही स्वतः पण त्याचं पालन केलं पाहिजे. शिवसेना नेता संजय राउत की इस तस्वीर को देखिए, तसल्ली बख्श देख लीजिए, ध्यान से देखिए कि चेहरे पर मास्क नहीं है. सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है ये जानते ही नहीं, और अब इनकी कोरोना नियमों के पालन वाली आदर्श सलाह सुनिए. देशभरामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये कोरोना आणि ओमिक्रॉनचे रुग्ण वाढू लागले, डबल. ही चिंतेची गोष्ट आहे. काल आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सची बैठक घेतली. रात्रीचे निर्बंध सध्या लादलेले आहेत. दिवसाच्या निर्बंधापर्यंत वेळ येऊ नये अशी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे. कारण दिवसाचे निर्बंध आले की पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचं अर्थचक्र हे अडकून पडेल. मग अनेक गोष्टी आहेत त्यात, अनेक नोकरी, धंदा, काम, रोजगार या सगळ्यांवरती फार मोठं संकट येईल. ते यावं असं वाटत नसेल तर प्रत्येकानं आपापल्या पद्धतीनं काळजी घेतली पाहिजे. कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए शादी समारोहों में हिस्सा लेने वाले संजय राउत से जब खुद मास्क ना पहनने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अजीब तर्क दिया. आता आपले प्रधानमंत्री जरी मास्क लावा असं सांगतात आणि स्वतः मास्क लावत नाहीत, त्याच्यामुळे आम्ही प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो आणि आम्ही लावत नाही. आपण सगळे, कारण आपण प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो. मुख्यमंत्री मास्क लावतात, पण देशाचे नेते प्रधानमंत्री मोदी आहेत. ते जागतिक स्तरावर किंवा राष्ट्रीय कार्यक्रमात कुठेही त्यांना जनतेने मास्क लावलेला नसल्यामुळे जनताही मास्क लावत नाही. मोदी लावत नाहीत म्हणून आम्ही लावत नाही, आणि मीही मोदींना फॉलो करतो. त्याच्यामुळे यापुढे प्रधानमंत्री मोदींनी सुद्धा आपल्या मास्क लावावा. महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों में इस तरह की 5 VIP शादियां या रिसेप्शन समारोह हुए हैं. इन अलग अलग पार्टियों में कहीं बिना मास्क वाले देवेंद्र फडणवीस दिखे, कहीं चंद्रकांत विखे पाटिल भी बिना मास्क लगाए मुस्कुराते दिखे. गिरीश महाजन भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सम्मान ग्रहण करते नजर आए. एक तरफ इस तरह की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार बढ़ते कोरोना मामलों पर ज्यादा सख्ती बरतने पर विचार कर रही है. विरोधाभास का ऐसा मिश्रण कम देखने को मिलता है. उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज दो टूक शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में केसेस और बढ़ते हैं तो फिर और प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे. इधर सरकार ने राज्य में तीसरी लहर के आने की पुष्टि कर दी है और तमाम जिलों को ये निर्देश दिए हैं कि 15 जनवरी तक वो अपनी तमाम सुविधाओं को अपग्रेड कर ले, यानी चाक चौबंद कर ले. कोरोना संक्रमण की हर लहर महाराष्ट्र में कहर बरपाती है. पहली लहर में मरीजों को बिस्तर मिलना मुश्किल हो गया, दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल था, और अब तीसरी लहर की दस्तक न जाने क्या होगा. जिस तरीके से केसेस जो है डबल हुई है, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे जो है हम लोग डबल नंबर देख रहे हैं. बहुत चिंताजनक लग रहा है ये सिचुएशन, और ये लग रहा है कि अगर ऐसी केसेस बढ़ती गई तो हमारे पास और संख्या अगले कुछ 4 या 6 हफ्तों में जो है बहुत ज्यादा नंबर दिखने लगेंगे. मुंबई में तीसरी लहर आ गई है. तो मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, जो कि जैसे कि दिल्ली हुई, जहां पे की केसेस बहुत जल्दी बढ़ी है, हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर की शुरुआत जैसी बात है. सरकार कोविड टास्क फोर्स बनाती है, लेकिन केवल जनता के लिए, क्योंकि इनकी सलाहों को जनता तो मानती है लेकिन नेता दरकिनार कर देते हैं. ऐसी तस्वीरें देखकर लगता है कि नियमों का पालन न करने में जनता अगर नंबरी है तो नेता 10 नंबरी है, और यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में नेता भी संक्रमित है. कोविड प्रतिबंधों का पालन करने वाली जनता अब नेताओं की ऐसी तस्वीरें देखती है तो ठगा हुआ महसूस करती है. प्रतिबंधों का पालन करना उसकी मजबूरी है और जरूरी भी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार कोविड क्राइसिस को हैंडल करने में सक्षम है और लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें आम जनता के सहयोग की जरूरत है. यानी इशारा साफ है, अगर कोविड केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे और नियमों का उल्लंघन होता रहा तो फिर सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे. कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक. आज नववर्ष का पहला दिन है.
लेकिन हमारे देश भारत के लिए नए साल की पहली सुबह एक दुखद समाचार के साथ हुई। रात को नए साल का स्वागत करके सोए लोगों की जब नींद खुली तो मां वैष्णो देवी भवन में उनके दरबार में भगदड़ की खबर और वीडियो देखकर सभी का मन खराब हो गया। रात करीब 2:45 बजे मां वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 15 घायल हो गए। भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मान्यता है हमारे देश में श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी के दर्शन तभी होते हैं जब मां हमें बुलाती हैं। लेकिन मंदिर मैनेजमेंट मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का एक दैनिक कोटा तय करता है। ऐसे में प्रश्न ये कि तय कोटे यानी 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर भवन में कैसे पहुंच गई। प्रश्न ये कि कोरोना प्रतिबंधों के बाद भी इतने लोगों को मंदिर में दर्शन करने की आज्ञा कैसे मिल गई। क्या मंदिर में दर्शन के लिए निर्धारित कोटे से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। प्रश्न ये भी कि मंदिर परिषद के क्राउड मैनेजमेंट की टीम क्या कर रही थी। भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों फेल हो गया। क्या कटरा से भवन तक 12 किलोमीटर मार्ग में बने चेक पोस्ट्स पर बढ़ती भीड़ को नजरअंदाज किया गया। इन प्रश्नों के उत्तर कौन देगा। इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या इस भगदड़ के लिए श्रद्धालु जिम्मेदार हैं या यह हादसा सिस्टम के फेल होने का परिणाम है। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए, लेकिन चश्मदीद गवाह और भगदड़ के वीडियोस बहुत कुछ सच बता रहे हैं। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि वहाँ लोगों को सहयोग किया जाए और जो घायल है उनका समुचित इलाज और जरूरत पड़े तो वहाँ से भी अलग शिफ्ट किया जा सकता है। और सारे वहाँ सहायता केंद्रों पे प्रशासनिक लोग लगे हैं। संवेदनाएं अपनी जगह है, सरकारी मुआवजा अपनी जगह है, लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। इतना बड़ा हादसा आखिर हो कैसे गया। मंदिर में इतनी भीड़ आखिर पहुंच कैसे गई और ये भीड़ कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई। ये हादसा भीड़ की गलती से हुआ या ये वैष्णो देवी मंदिर के क्राउड मैनेजमेंट संभालने वाले सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। In the last few years, there's a new trend emerging. Lot of youngsters coming on the New Year Eve. In the years gone by, the rush usually happened during the festival season. Maybe during Navaratri, during Deepavali, during Vijayadashmi. It's very recent now that more and more youngsters like to prefer the New Year Eve for darshan, for aarti, prarthana. How best to manage them because they are not ready to reconcile with any other date. 31 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि को मां वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई, वहां कुछ श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई और उसके बाद वहां ये अप्रिय और दुखद घटना हुई। लोगों पर ठीकरा फोड़ देना सबसे आसान तरीका है। कोई इन तस्वीरों को देखेगा तो सोचेगा कि इतनी भीड़ में तो भगदड़ के पूरे चांस रहते ही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि मंदिर में इतनी भीड़ को पहुंचने का रास्ता किसने खोला, वो भी तब जब एक वक्त में 25,000 श्रद्धालु ही दर्शन के लिए भवन तक पहुंच सकते हैं और हर श्रद्धालु को ऑनलाइन या ऑफलाइन पर्चियां अलॉट होती हैं, जिससे भवन में एंट्री मिलती है। हादसे के शिकार और चश्मदीद सिस्टम की लापरवाहियों को उजागर करने वाली गवाही दे रहे हैं। उन्होंने क्या करा, पट बंद कर दिए थे 6 बजे, 8 बजे पट खोले, 7:30 बजे पट खोले, 7:30 बजे के 11 समथिंग उस टाइम पे मैं था, 7:30 बजे मतलब मेरे परिवार भी वहीं पर था, तो उन्होंने दर्शन किए।
तो उस टाइम पे उन्होंने 10:30 बजे जो पट बंद किए ना, उन्होंने 10:30 बजे एकदम जो पब्लिक आई, जो मेन रास्ता जैसे इस साइड का मतलब 40 फीट का रास्ता रहता है, जो मतलब पब्लिक उस रास्ते से निकलती है। अभी भी यहीं पे ले रहा हूँ सर मैं, मेरे किसी ने नहीं देखी है अभी तक, मैं यात्रा पर्ची ले रहा हूँ मैं। अभी तक किसी ने चेक ही नहीं देखी है, ये भी नहीं देखी कि भाई क्या किस कलर की है, ये भी नहीं देखी है जी, कुछ भी नहीं देखा, बस जेब में ऐसी पड़ी हुई है मेरे पास जी। घटना से पहले जो वीडियो है उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है 25,000 लोगों की भीड़ नहीं है। लोग दावा कर रहे हैं कि भगदड़ के वक्त कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ थी और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। ना उन्होंने कोई स्लिप मांगी ना कुछ किया, मेरी मिसेज वहाँ पे ऊपर फंसी हुई है। जो कोविड टेस्ट आपने मतलब स्टेशन पर कराया वो पर्ची भी चेक नहीं? वो चेक नहीं की, 2 घंटे वहाँ पे लाइनों में लगे रहे, फिर वो चेक करवाने के बाद भी पर्ची नहीं देखी, ना इन्होंने कोई नीचे वाली स्लिप देखी, और मेरी मिसेज ऊपर अभी तक फंस। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वो क्राउड मैनेजमेंट संभालने वाली एजेंसियों को तो सीसीटीवी कैमरों के जरिए लाइव दिख रहे होंगे। तो क्या तब प्रशासन की तरफ से इस भीड़ को कंट्रोल करने का कोई तरीका निकाला गया था, या सब माता रानी की कृपा और लोगों की किस्मत पर ही छोड़ दिया गया था? कहा तो ये भी जा रहा है कि गलत तरीके से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद ही भगदड़ मची। ढलान थी, ढलान से धक्का आया, धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे जमीन पे धंस गए, जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। वहाँ पे इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। आपने कैसे अपनी जान बचाई? जान मैंने वहाँ पे ऊपर बाथरूम के ऊपर चढ़ के, वहाँ पे ऊपर चढ़ के चढ़ाई है जी, जान बचाई है। मैं निकालने के लिए गया, वहाँ आर्मी वालों ने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद जो नीचे पड़े हुए थे उनके सर पे कहीं पे चोट लगी, कहीं पे कुछ नहीं था। इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, ना कोई वो व्हील चेयर थी, कुछ नहीं था जिनके पास। पुलिस प्रशासन के अपने दावे हैं, जिसके मुताबिक भीड़ में कुछ लोगों के बीच बहस से भगदड़ मची, लेकिन चश्मदीदों के अपने दावे हैं जो कह रहे हैं कि भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने ढंग से इंतजाम नहीं किए थे। सवाल वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के रवैये पर भी उठ रहे हैं। इन सारे सवालों की जांच के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। और मुझे लगता है कि जांच के बाद फिर आगे की बात आप लोगों से की जाएगी। इस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई, जिसकी भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर सकता, लेकिन चोट वैष्णो देवी मंदिर मैनेजमेंट की गुडविल को भी पहुंची है, जिसे क्राउड मैनेजमेंट में बेहद सुरक्षित और हाईटेक माना जाता है। प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी घटना कैसे घट गई, वो भी उस स्थान पर जहां पर यात्रा बड़े ही अनुशासन से होती है, बड़ी ही प्रोफेशनली होती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी माना है कि इस प्रकार का हादसा 3 दशक से पहले की अवधि में हुआ है, यानी कि तकरीबन 30 साल पहले ऐसी कोई घटना माता वैष्णो देवी के दरबार में हुई थी। अब प्रश्न यही उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या प्रशासन की तरफ से कुछ चूक हुई है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर तभी मिल पाएगा जब जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, ककरियाल, कटरा, आज तक। इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और कुछ ही घंटों में भीड़ को काबू में करके मां वैष्णो देवी की यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया। लेकिन कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था तब हादसे को रोकने का प्रयास किया गया होता तो नए साल पर हमारे देश को इतनी दुखद खबर बिल्कुल नहीं सुननी पड़ती। और आइए अब हम आपको सीमा के प्रहरियों के 2022 वाले संकल्प के बारे में बताते हैं। ये बीएसएफ के जवानों का संकल्प ही है जो आतंकवादियों को, घुसपैठियों को, हमारे देश के दुश्मनों को सीमा पर ही रोक लेता है और भारत के वीर इनकी मौत का टिकट काट देते हैं। चाहे 2021 हो, 2020, बीएसएफ का कवच देश की रक्षा सदा करता रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि बीएसएफ का कवच है सदा के लिए। आज पंजाब से लेकर गुजरात तक की बॉर्डर रिपोर्ट्स हमारे पास आई। नववर्ष पर बीएसएफ के जवानों का जोश और संकल्प किस तरह से हमारे देश को, आपको, हमें सुरक्षा का एहसास देता है, यह आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान से जुड़ी सीमाओं पर शांति की अपेक्षा करना एक भूल है।
इसी वजह से साल के 365 दिन और 24 घंटे सीमा सुरक्षा बल के जवानों की निगाहें यहाँ चौकन्नी रहती हैं। नए साल पर आप जश्न मना रहे हैं और दूसरी ओर देश की सीमाओं पर बीएसएफ के जवान देश की खुशियों को ग्रहण से बचाने की कोशिश में हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से पाकिस्तान और गुजरात से लगी सीमाओं पर तैनात जवानों की मुस्तैदी दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि ये वो जवान हैं जिनकी मौजूदगी ही आपको सुरक्षा का एहसास कराती है। पंजाब के करीब 550 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है और ये पंजाब का वो इलाका है जहां से पाकिस्तान जमीन से भी जुड़ा हुआ है और पानी से भी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से अगर कुछ कदम चलूं तो मैं पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन ये भारतीय सीमा की बीएसएफ की लास्ट पोस्ट है, जहां से हर मौसम में, हर परिस्थिति में बीएसएफ के जवान टकटकी लगाए देश की सुरक्षा करते हैं। पाकिस्तान सतलुज नदी के रास्ते भी हथियारों और ड्रग्स की खेप भेजता है, इसीलिए बीएसएफ के जवान फिरोजपुर और फजिल्का जैसे उन इलाकों में भी पेट्रोलिंग करते हैं जहां पर सतलुज नदी पाकिस्तान में दाखिल होती है। सर्दी के दिनों में पंजाब के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कोहरा, जो शाम होते ही गहराने लगता है। कोहरे के अलावा पानी में इस समय जलकुंभी प्रचुर मात्रा में आती है। हमारे जिम्मेवारी के इलाके में नदी कई जगह आईबी को क्रिस क्रॉस करती है। इसका फायदा उठाकर इंटरनेशनल एलिमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से स्मगलिंग का कोई भी सामान नदी में जलकुंभी के साथ डाल देते हैं। इस सीमा से लगे इन इलाकों में वो किसान भी हैं जिन्हें सीमा के बिल्कुल पास जाकर खेती करनी पड़ती है। उनकी सुरक्षा भी बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है। बहुत बढ़िया कर रही सर है। हम जब खेती करने आते हैं इधर तो हमारे साथ गार्ड होती है सर। जब हम एलओसी पर हमने होते हैं तो वहाँ बॉर्डर पे हमारे साथ गार्ड रहती है। हम बेझिझक अपनी खेती करते हैं सर। बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग के साथ साथ लेजर लाइट्स के जरिए आसमान में भी ड्रोन की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। इसी वजह से नाइट विजन कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जाती है। एक सर्वेलेंस ग्रिड है जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जिसमें पीटीजेड कैमराज यानी कि पैन टिल्ट एंड जूम कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं और IRIDS हैं। उसके अलावा हमारे अपने ट्रुप्स साथ में फिजिकली साथ में अवेलेबल हैं और ये सारी सर्वेलेंस डिवाइसेस और पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रुप्स मिलके एक सर्वेलेंस ग्रिड बनाते हैं जो कि एरिया को डोमिनेट करते हैं। कच्छ की सीमा पर भी बीएसएफ की मुस्तैदी में कोई कमी नहीं आई है। नए साल की खुशी ये जवान चौकस निगाहों के साथ कदम ताल करते हुए मनाएंगे। बीएसएफ के जवान कच्छ के क्रिक क्षेत्र की सुरक्षा में लगे हैं। ये इलाका करीब 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। देशवासियों को सुरक्षित महसूस हो, इसीलिए देशवासियों की जो सुरक्षा के लिए जो 365 दिन बीएसएफ है वो बॉर्डर पे तैनात है। किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी कठिनाइयों में बीएसएफ है वो कड़ी निगाहें बॉर्डर पर बनाए रखती है, जिसकी वजह से हम अपने घरों में और अपने जो शहरों में त्योहार मना पाते हैं। बीएसएफ विषम परिस्थितियों में भी देश की सीमा की सुरक्षा में ढिलाई नहीं बरतती। सर्दी के मौसम में तापमान काफी कम हो जाता है, लेकिन राष्ट्र रक्षा के फर्ज के आगे सब फीका पड़ जाता है। हम क्रिक की ड्यूटी करते हैं, जो समुद्र में जाके बोट के द्वारा हम 4-5 जवान जाते हैं और उसमें जाके एरिया को सर्च करते हैं। कोई हेलीपैड या ड्रोन के द्वारा कोई अज्ञात व्यक्ति तो नहीं आ गया, ऐसा सब सामान जो किसी ने डाल तो नहीं दिया, उसको सर्च करते हैं और अपनी बोट पेट्रोलिंग वापस आ जाती है। हमको हर प्रकार की ड्यूटी के लिए तैयार किया है। सीमा सुरक्षा बल ने ट्रेनिंग दी है, चाहे वो थल हो, जल हो या नभ हो, और उसमें एक क्रिक की समुद्र की ड्यूटी हमारी। बीएसएफ का मुख्य काम घुसपैठ और तस्करी को रोकना है और इसी काम को पूरा करने में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मुस्तैदी और ये जज्बा देखकर मन पक्का हो जाता है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान और कच्छ से कौशिक कंटेजा, आज तक। बीएसएफ को हमारा सलाम। कोरोना से सावधान रहिए, अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक बेमिसाल 20 साल।